अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्वेल्स चेयरफुल लवर्स। तो कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी तुम मिले तो हम बने पार्ट 48। सीधा स्टोरी से शुरू करना चाहेंगे। आयशा वहाँ पे खड़ी थी, वो एक टक सांझ को जाती हुई देख रही थी। सुन खड़ी थी, उसके पूरे शरीर ठंड पड़ चुके थे। वो तब तक वहाँ पे खड़ी रहती है जब तक ना सांझ उसकी आंखों से ओझल होती है। और एकदम से एक शख्स वहाँ से जल्दबाजी में निकल रहे थे तो आयशा से थोड़ी टकरा जाते और वो एकदम से उठकी, बेटा थोड़ी सी साइड पे खड़े हो जाओ। आयशा कोई जवाब नहीं देती, वो एकदम से साइड होती है, वहाँ पे जो वेटिंग जोन होते हैं वहाँ पे जाती है और बैठती है। उसकी आंखों से बस आंसू गिर रहे थे। वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी, उसके दिमाग से ये सारी चीज़ वो समझ ही नहीं पा रही थी। ये जो लम्हा उस जिस चीज़ से गुजर रही थी, कैसे संभालेगी वो, कैसे संभालेगी प्रीत को। और प्रीत जो कब से कॉल करी जा रही थी आयशा को। प्रीत खुद कंफ्यूज थी कि आखिरकार सांझ ने ये टेक्स्ट क्यों भेजी। और सांझ की फ़ोन भी स्विच ऑफ है और कब से वो कॉल करी जा रही है आयशा को, लेकिन आयशा है उसे हिम्मत ही नहीं होती कि वो कॉल रिसीव करेगी। इधर एंजल एकदम से प्रीत के सामने आते हुए कि क्या हो गई है। कुछ नहीं, वो सांझ जी की वो फ़ोन स्विच ऑफ है। मैं आयशा दी को कब से कॉल कर रही हूँ पर वो फ़ोन उठा ना रही है। एंजल थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। इधर प्रीत कब से लगातार कोशिश करी जा रही थी, वो हार नहीं मानती है। वो फिर भी आयशा के फ़ोन में कॉल करी जा रही थी पर आयशा है कि रिस्पॉन्स कर नहीं रही थी। आयशा को समझ नहीं आ रही थी कि अब चीज़ें जैसी बिखरेगी वो सारी बिखरे हुई चीज़ों को कैसे समेटेगी। सांझ तो उसके भरोसे सारी चीज़ छोड़ के चली गई। क्यों, क्या हुआ आखिरकार, कैसे बताएगी वो सारी चीज़ को, क्या वो संभल पाएगी प्रीत को। तभी वहाँ से एकदम से एक लड़की आती है जो प्रीत और एंजल जो है इनके क्लास में से है। तो आके वो एकदम से एंजल को पूछती है, अरे यार तू एकदम से सबको ऐसे क्यों बुलाए है? हाँ, ना बात ना कोई, एकदम से ऐसे प्लान बनानी होती है यार, तुझे पता भी है मैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को छोड़ के आई हूँ। एंजल एकदम से उसे इशारा करती है कि कुछ मत बोल, और ये चीज़ प्रीत देख लेती है। और वो एंजल की ओर देखते बोलती है, क्या इशारा कर रहे हो तुम? हाँ एंजल, कुछ छुपा रही हो? एंजल बोलती है, वो नहीं नहीं, वो बस कुछ नहीं यार। तू भी क्या बोल रही है यार? तुम सभी तो मिलना चाहते थे ना प्रीत से। उसकी जो दोस्त थी वो बड़ी कंफ्यूज थे और एंजल को घूर के देख रहे थे। प्रीत को कुछ अच्छी खासी ठीक वाइब्स आ नहीं रही थी। वो एकदम से एंजल की हाथ पकड़ती है, थोड़ी सी साइड में लेके जाते, बोलती है, ज़रा सच सच बताओ कि चल क्या रही है यहाँ पे? हाँ, हो क्या रही है? एंजल, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करो, देखो। तब एंजल बोलती है, अरे यार एक तो ना मुझसे झूठ बोली भी नहीं जाती, ये तो दी ने फंसा दी। दी ने फंसा दी मतलब? सांझ दी? अरे उन्होंने ही तो कही है तुम्हें कहीं से घुमा लाऊं, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ, तो सोचा कि कॉलेज के सारे फ्रेंड्स, क्योंकि ऑलरेडी यार 2-3 लोग मुझे बोले हैं कि तुमसे मिलना चाहते, तो मैंने सोचा कि सबको बोल लेती हूँ कि तुम मिलोगी, तो यही बोल के तो मैं तुम्हें यहाँ पे ले आई हूँ। प्रीत को थोड़ी सी झटका सी लगती कि ये सारी चीज़ करने की भला क्या ज़रूरत पड़ गई सांझ को, कि मतलब मुझे यहाँ पे भेजने वाली सांझ ही है। नहीं, मुझे ये सब नहीं पता, बस दी ने कही है कि तुम्हें लेके थोड़ी सी घूम के आऊँ, तुम्हारी तुम थोड़ी सी आउट ऑफ जोन हो, पता नहीं क्या बोल रहे थे। मैं आधी बात समझी हूँ उनकी, आधी बात नहीं समझी, पर मुझे इतनी समझ आ गई कि तुम्हारी माइंड डाइवर्ट करना ज़रूरी है, तो मैं तुम्हें यहाँ ले आई। जैसी प्रीत ये सुनती है वो एकदम से सांझ की भेजी हुई टेक्स्ट को वापस पढ़ती है। उसे कुछ अच्छी खासी लग नहीं रही थी, वो वहाँ से एकदम से निकलने लगती कि एंजल बोलती कि कहाँ जा रही हो? अरे अरे प्रीत सुनो तुझे। प्रीत बोलती कि मुझे घर जानी है, प्लीज़ तुम मुझे घर छोड़ोगी? पर अभी अभी तो आए हैं और योगेश भी आ रहा है। बोलती कि
देखो एंजल, मुझे ना अब ना किसी से बात नहीं करनी, बाद में बात कर लेंगे। वैसे भी कुछ दिन बाद यहाँ पे फिर से ही आनी है, क्योंकि प्रिंसिपल मैम ने जो है वो कुछ चीज़ें का अरेंजमेंट करे है, तुम्हें तुम्हें तो सब पता है ना। तो तब वैसे भी सबसे मिल लेंगे। अभी ना मुझे घर जानी है, मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, मुझे ठीक नहीं लग रही है। एकदम से ये बोली कि क्या हो गई है तबीयत, मुझे पता नहीं, बहुत घुटन सी हो रही है, मुझे सफोकेशन सी हो रही है, प्लीज़ मुझे घर लेके चलोगी। एंजल देखती कि प्रीत को थोड़ी थोड़ी पसीने आने लगते हैं, तो वो देखती उसकी वाकई में तबीयत ख़राब होने लगती है। बोलती अरे क्या हो गई अचानक, नहीं पता नहीं, प्लीज़ तुम मुझे घर छोड़ के आओ प्लीज़, आई आई रिक्वेस्ट। एंजल बोलती यार रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत क्या है, चलो। वापस ही मैं उसको लेके घर की तरफ आती है, और आते आते भी प्रीत बस आयशा के नंबर पे कॉल कर रही थी, और आयशा तब भी एयरपोर्ट में बैठी हुई थी। कुछ ही क्षण में एंजल और प्रीत पहुंचती है घर की ओर, घर के करीब आ जाती है, और एंजल की बार बार फ़ोन आ रही थी, तो एंजल क्या करती है, वो प्रीत को बिल्डिंग के नीचे ही छोड़ जाती है। बोलती कि अब तुम चले जाओ, मुझे कुछ काम है, मुझे जानी पड़ेगी। तो प्रीत भी बोलती है हाँ ठीक है। और उधर एंजल ये भी ऐड करती कि प्लीज़ दी को कुछ मत बताना कि मैंने तुम्हें सारी चीज़ बताई है। तो प्रीत भी बोलती कि हाँ हाँ ठीक है, नहीं बताएंगे। एंजल वहाँ से चली आती है। प्रीत जैसे ही एंटर करेगी कि तभी पीछे से आवाज़ आती है वॉचमैन की कि मैम वो रुक जाइए। प्रीत भी रुक जाती है, पीछे पलट के देखते हैं वॉचमैन, और वो बोलती है कि जी अंकल बोलिए। वॉचमैन एकदम से कीज़ लेके आता है और बोलते कि वो सांझ मैडम ने जाते वक्त ये कीज़ दे के गई है, बोले है कि केवल आपको दूँ। प्रीत थोड़ी कंफ्यूज थी और बोलती कि वो घर पे नहीं है। वॉचमैन बोलती कि ना मैडम, वो तो जा चुके हैं, बहुत देर हो गए है, और जाते वक्त ये चाबी दे के गए हैं मुझे। प्रीत उतनी नहीं सोचती, उसे लगती है कि शायद सांझ ऑफिस के लिए गई होगी, पर वो एक कीज़ तो हमेशा से अलग तरीके से रहती, तो ये चाबी देने की क्या मतलब होती। फिर वो चीज़ दिमाग से हटाती कि इमरजेंसी भी हो सकती है, भूल गई होगी। तो ये चीज़ सोचते हुए वो चाबी को लेते हुए फ्लैट के अंदर आती है। लेकिन जैसे ही वो लॉक ओपन करके फ्लैट पे एंटर करती है, एक अजीब सी सन्नाटे को महसूस करती है, पता नहीं, और एकदम से उसकी दिल धड़कने लगती है। वो एकदम से आती है, दरवाज़ा लॉक करती है, आके बैठती है, और डाइनिंग स्पेस से वहाँ पे जाती है, बॉटल से पानी निकालते वो पी रही थी। पता नहीं उसे एक अजीब सी दर्द महसूस हो रही थी, क्यों, वजह क्या है, कुछ नहीं पता। जैसे ही वो पानी पी लेती है, वो एकदम से आती है सांझ के कमरे की ओर। तो बेड वगैरह सब कुछ प्रॉपर ठीक थी, पर कुछ तो थी जो प्रीत समझ नहीं पाई थी। एक खालीपन सी महसूस हो रही थी उसे उसे बहुत अजीब लग रही थी, और ये लग रही थी कि शायद सच में उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। ये सोचती वो जल्दी से जाती है, पहले शावर ले लेती है, और आती है, आके बेड पे बैठती है, अपनी फ़ोन लेती है अपने हाथ पे, और फिर से सांझ के नंबर पे कॉल करती है, लेकिन फिर भी स्विच ऑफ। कई दफ़ा वो ट्राई कर चुकी, पर हर बार स्विच ऑफ। और तंग आके वो एकदम से फ़ोन को साइड रखते हो, बोलती इतनी क्या काम, मतलब हद होती है। एक तो ऐसे टेक्स्ट भेजना, ऊपर से फ़ोन स्विच ऑफ, क्या हो गई है क्या नहीं, मुझे कैसे पता चलेगी। ऊपर से मैं यहाँ इतनी टेंस हूँ, और आयशा दी भी फ़ोन नहीं उठा रही, क्या चल क्या रही है, और मुझे ये अजीब सी फील क्यों हो रही है, क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ एकदम से मेरी हाथ से फिसल रहा है। पता नहीं ये क्या है, कौन सी फीलिंग्स है, समझ ही नहीं आ रही है कि दिल मेरा क्यों रो रही है। वो अपनी हार्ट की साइड पे थोड़ी सी रब करती है, और फिर से वो पानी पी रही थी, उसे समझ कुछ नहीं आ रही थी। तभी वो क्या करती है, एकदम से अपने कमरे में जाती है, अपने कमरे में जाती है, लेकिन अपने कमरे में जैसे ही जाती, स्टडी टेबल के वहाँ पे कुछ थी। उसकी आंखों में वो चीज़ एकदम से नज़र आती है। वो आती है स्टडी टेबल पे, वहाँ पे कुछ इन्वलप थे। ये चीज़ तो वो देखी नहीं थी जाते वक्त। चेयर को थोड़ी सी साइड करती है, चेयर पे बैठती है, एक इन्वलप ओपन करती है, वहाँ पे कुछ चिट्ठियाँ थी।
और उसे समझने में देर नहीं लगती कि ये हैंडराइटिंग किसी और का नहीं, सांझ की है। और वो एकदम से बड़ी कॉन्सेंट्रेटली वो सारी चीज़ों को पढ़ने लगती है, चिट्ठियों को। लगभग 3 से 4 चिट्ठियाँ थी। वो एक एक से इन्वलप से चिट्ठी निकाल रही थी और पढ़ रही थी। दूसरी चिट्ठी जैसे पढ़ती है, अंतिम पड़ाव में एकदम से उसकी आंखों से आंसू सिरकते उस चिट्ठी को भिगो देती है। जैसे उस चिट्ठी में वो एक बूंद आंसू गिरती है, कलम की वो जो लिखित हुई वो शब्द थी, वो थोड़ी और चमकने लगती है। जैसे जैसे प्रीत वो चिट्ठी पढ़ रही थी, उसके हाथ काँप रहे थे। उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, बस आंखों से आंसू आ रहे थे और उन सारी चिट्ठियों को भिगो रहे थे उसकी आंसू से। दूसरी ओर आयशा अब भी एयरपोर्ट में वेटिंग जोन में ही बैठी हुई थी, अपनी फ़ोन को कस के हुई पकड़ी हुई कि उसके फ़ोन में फिर से रिंग होने लगती है। वो एकदम से फ़ोन की ओर देखती है, लेकिन इस बार कॉल प्रीत की नहीं थी। इस बार कॉल युवराज का था। 2 रिंग होते ही वो रिसीव करती है और कान में लगा के हेलो बोलने से पहले ही युवराज बोल पड़ता है कि आयशा, कहाँ है तू? ये सांझ को क्या हुआ है? लगभग 1 घंटे पहले उसका वॉइस टेक्स्ट आया था मेरे पास। पता नहीं कैसे कैसे बात कर रही है। तेरा ध्यान रखूं, अपना ध्यान रखूं, सब कुछ ठीक तरीके से करूं और वो प्रीत का ध्यान रखूं। पता नहीं कैसे कैसे बात कर रही थी। है कहाँ वो? उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। आयशा तू लाइन पे है, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। आयशा आर यू देयर? हेलो। आयशा की सिसकनी भरी एक आवाज़। युवराज, सांझ जा चुकी है। युवराज थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाता है, बोलती है क्या बोल रही है तू? तू रो रही है क्या? हाँ, कि क्या हो गई है? कहाँ है तू? सांझ सांझ कहाँ है? वो जा चुकी है, वो लंदन चली गई है हमेशा हमेशा के लिए। जैसे ये सुनता है युवराज, वो शॉक्ड। वो एकदम से बोलती है क्या पागलपन थी, क्या मजाक है आयशा ये? देख यार, मजाक के मूड में ना मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तू सच सच बता ना, कहाँ है वो कैसे कैसे बात कर रही थी ये बोलना। और मुझे वॉइस टेक्स्ट करने का क्या मतलब, मुझे ये समझ नहीं आया। वो कॉल भी तो कर सकती थी। तभी एकदम से आयशा चिल्ला पड़ती, बोलती कि पागल, तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या? हाँ, मैं बोल तो रही हूँ, वो नहीं करेगी कॉल, वो जा चुकी है, लंदन चली गई है वो। नहीं है, हमेशा के लिए चली गई है। तुझे समझ नहीं आ रही, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। युवराज बोली कि पर क्यों? तू कहाँ है? मैं ही एयरपोर्ट में हूँ। तभी एकदम से युवराज बोली कि एयरपोर्ट? मैं करीब ही हूँ, मैं अभी आता हूँ, मुझे 10 मिनट लगेंगे, तू वहीं पे रुक। युवराज फटाक से कॉल डिस्कनेक्ट करता है। वो अपनी कार लेके, क्योंकि वो किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग में गया था, उसी एरिया के आसपास थे एयरपोर्ट के, और वहाँ से वाकई में उसे लगभग 8 से 9 मिनट लग जाते हैं पहुँचने पर। और वो ढूंढने लगता है आयशा को। आयशा अब भी बेसुध वहाँ पे बैठी हुई थी, बस रो रही थी। युवराज भागते भागते वो चाहता है और मिल भी जाता है उसे आयशा। जैसे वो देखता है आयशा की हालत, वो खुद शॉक हो जाता है और एकदम से जाते वो बैठता है और वो देखिए तू तू ठीक है? बस आयशा एकदम से युवराज को हक कर लेती है और वो बच्चों की तरह फूट फूट के रो रही थी। उसकी चली गई, वो चली गई, वो इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है? कुछ मतलब, हाँ, खुद के बारे में सोच के चली गई, एक बार हमारे लिए सोची भी नहीं है। वो चली गई, वो कभी नहीं आएगी। वो ये बोल के गई है कि वो वापस कभी नहीं आएगी। युवराज, वो चली गई है, वो चली गई है। हाँ, हम सब कोई मायने नहीं लगते उसकी ज़िंदगी में। अगर लगते तो ऐसे छोड़ के नहीं जाती। वो बिना कुछ बोले बस ऐवी सारी चीज़ मेरे सर के ऊपर डाल के चली गई कि सब कुछ मुझे हैंडल करनी है। मैं रोक भी नहीं पाई युवराज, अपनी वचन से बांध लिए उसने। मैं नहीं रोक पाई उसको। तो युवराज एकदम से उसे हक बैक करता है, बोलती कि चुप रह, चुप,
वो कुछ कुछ नहीं होगा, वो आ जाएगा, तो तू रो मत, सब सब कुछ ठीक है। युवराज के आंखों में से भी आंसू आ रहा था। कहीं ना कहीं इन दोनों का जो बॉन्ड था बहुत ही अच्छा था, बेहद बेस्ट फ्रेंड्स दे आर। और युवराज पता है कि उससे सांझ से जितना वो थे क्लोजनेस, वो सबसे ज़्यादा अगर थे सांझ के करीब तो वो आयशा थी। ये दोनों दोस्त कम सगी बहन से भी ज़्यादा थे। और उसे पता है कि अगर सांझ ऐसे चली गई है तो वो इफेक्ट आयशा को ज़्यादा होगा। वो एकदम से उसे हक करता है, बोलती कि यार रो मत ना, मुझे नहीं पता मैं तुझे कैसे संभालूंगा, क्योंकि मेरी खुद की हालत ठीक नहीं है। मुझे यार कम से कम आखिरी बार मुझसे बात तो कर लेती वो। बस एक वॉइस टेक्स्ट क्यों गई है, क्या आखिर वजह क्या है, वो पूछने लगता है आयशा से, लेकिन आयशा कुछ नहीं बताती है। वहाँ पे लगभग आधे एक घंटे बीत जाता है। तुरंत आयशा के दिमाग में प्रीत की ख्याल आती है। उसे ये पता थी कि एंजल प्रीत को लेके गई है, और वो एकदम से अपने आंसू को पोंछते बोलती कि वो युवराज एंजल कहाँ है। युवराज एकदम से बोलती कि वो तो कॉलेज गई थी और वापस भी आ गई है। वापस आ गई है कब? वो आ गई है तो 1 घंटे हो रहे हैं। तुरंत आयशा खड़ी होती है, बोलती कि ज़रा एंजल को फ़ोन लगा कि वो कहाँ है। युवराज वहाँ पे खड़ा होके वो एंजल के फ़ोन पे कॉल करता है, और एंजल भी उठा लेती है और बोलती कि हाँ भाई बोलो। एंजल कहाँ हो बेटा? भाई वो मैं तो घर पे हूँ। क्यों भाई? तभी एकदम से जो आयशा है वो एकदम से वहाँ से निकलने लगती है। युवराज बोलती कि मैं बाद में बताता हूँ, और वो भी आयशा के पीछे भाग रहा था। बोलती कि कहाँ जा रहे हैं? हाँ क्या हो गई है? बोलती कि वो सांझ के घर पे। बोलती कि सांझ के घर पे क्यों, क्या हो गया? वो मुझे ना प्रीत के पास जाना है, उसकी हालत ठीक नहीं होगी। बोली कि क्यों, मतलब क्या, उसको क्या हो गई है? और यार ये सांझ भी बोल रही थी वॉइस टेक्स्ट में कि उसका ध्यान रखूं। क्या हो गया प्रीत को, कोई इशू है क्या? तो एकदम से आयशा चिल्ला पड़ती, बोलती कि बस कर, इतने सारे सवाल एक साथ करेगा तू तो मैं कितने जवाब दूंगी, मेरी कंडीशन को समझ। तो युवराज चुप हो जाता है। वहाँ से आयशा अपनी कार में बैठती है और इतनी स्पीडी से भागती है, क्योंकि युवराज भी अपने कार लेके गया था, तो वो पीछे पीछे अपनी कार लेके जा रहा था। बहुत स्पीडी से आयशा सांझ की फ्लैट की वहाँ पे पहुँचती है। लगभग आधे घंटे लग जाते हैं, और जैसे ही पहुँचती है वो बार बार कॉलिंग बेल बजा रही थी, लेकिन दरवाज़ा ओपन हो नहीं रही थी। एक कीज़ तो जो थी प्रीत के पास, जो वॉचमैन दी थी, एक डुप्लीकेट कीज़ भी थी वहाँ पे, जो एक साइड पे रखी हुई थी अलग तरीके से। वो अलग सीक्रेट जगह होता है, वो पता होती है। वो जैसी वो चाबी निकलती है तो युवराज एकदम से बोल पड़ते कि यार कैसे, कहाँ कहाँ रख लेते हो चाबी वगैरह? तो आशा बोलती कि मजाक नहीं युवराज। तो युवराज चुप हो जाता है। डोर ओपन हो जाती है। कुछ यूनिक लॉक थे कि अगर आप अंदर से भी लॉक करो तो कीज से ओपन करे जा सकते हैं। वो जैसे ही दरवाज़ा लॉक ओपन करती है, एंटर करती है, एकदम सन्नाटा से भरपूर वो फ्लैट। कोई साउंड नहीं हो रहे थे कि यहाँ पे कोई है नहीं है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि प्रीत है भी या नहीं। वो आवाज़ लगाती कि प्रीत तुम घर आ चुकी हो क्या? लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। तभी एकदम से आयशा की नज़र पड़ती है सोफे पर रखी प्रीत की पर्स। तो जैसे ही देखते तो समझ जाती कि हाँ प्रीत है। तो एकदम से वो भाग के जाती है सांझ के कमरे में, लेकिन सांझ के कमरे में प्रीत थी ही नहीं। वो वॉशरूम चेक करती पर वहाँ पे भी नहीं थी, दरवाज़ा ओपन थे। एकदम से वो आती है हॉल के साइड पे, किचन साइड पे देखती है, और फिर एकदम से वो भाग के जाती है प्रीत के कमरे में। प्रीत के कमरे में एंटर करते ही जो आयशा है वो एकदम से रुक जाती है। उसकी पैर आगे बढ़ने की नाम ले ही नहीं रही थी। वो देखती है जो प्रीत है उसके हाथ में कुछ चिट्ठियाँ है। वो थोड़ी डिस्टेंस पे खड़ी थी पर देख पा रही थी कि उन चिट्ठियों की हालत क्या है। आधे भीगे हुए वो चिट्ठी
वो समझने में देर नहीं करती कि आंसू से भीग चुके हैं। बस उसकी आंसू ही गिर रही थी, वो रो नहीं रही थी, बस आंसू गिर रहे थे उसके और हाथ कांप रहे थे। ये सारी सिचुएशन देखते ही जो आयशा की आंखों से ही अपने आप आंसू गिरने लगती है। वो हिम्मत जुटा ही नहीं पा रही थी कि वो प्रीत के पास जाए, उससे बात करे। वो बस दूर से देख रही थी। प्रीत बिल्कुल शांत थी, बस आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो चिट्ठी को कस के पकड़ी हुई थी, पर उस पकड़ में भी उसकी हाथ कांप रही थी। बिल्कुल शांत। धीरे धीरे हिम्मत जुटा के जो आयशा है वो कदम बढ़ा के अब आहिस्ता आहिस्ता प्रीत के करीब जाने लगती है। एक साइड पे आके वो खड़ी हो जाती है। खड़ी होती हो एकदम से प्रीत की शोल्डर पे हाथ रखते बोलती कि प्रीत। जैसे ही प्रीत अपनी शोल्डर पे हाथ महसूस करती है, वो पीछे पलटती है और जैसे ही आयशा प्रीत की आंखों को देखती है वो डर जाती है, क्योंकि प्रीत की आंखें हद से ज़्यादा लाल हो चुकी थी। वो एकदम से थोड़ी सी पीछे होने लगती, तभी बोलती कि वो दी, वो दे, देखो ना ये चिट्ठी ना, वो मैं ना पढ़ नहीं पा रही हूँ। पता नहीं बार बार ना आँखों से वो आंसू आ रहे, मैं ना ठीक से देख नहीं पा रही हूँ, पर पता नहीं मैं गलत पढ़ रही हूँ शायद, जो लिखी है ना वो। तभी एकदम से जो आयशा बोलती कि प्रीत कि तुम ठीक हो। प्रीत बोलती कि वो ये क्या क्या लिखी गई है, मतलब सांझ जी ने वो बोले कि वो जा रही है। ये बोल तो रही थी, प्रीत की आंखों से आंसू भी आ रहे थे। वो रो नहीं रही थी, बस उसकी आंखों से आंसू आ रही थी। वो बात कर रही थी आयशा से, लेकिन उसके आंसू है कि रुकने की नाम ही नहीं ले रही थी। वो जैसे जैसे बोल रही थी, जैसे मानो कि बहुत मुश्किल से वो अपनी मुंह से आवाज़ निकाल रही है, गले से आवाज़ आ ही नहीं रही थी। और एक एक वर्ड्स बोलने में उसे इतनी तकलीफ हो रही थी कि वो अटक अटक के बोल रही थी। प्रीत की ये कंडीशन देख के आयशा जितनी भी हिम्मत जुटा के आई थी ना, वो सारी एक ही पल में मिट सी जाती है और आयशा की आंखों से भी आंसू आने लगती है। और एकदम से वो प्रीत को हक कर लेते, बोलती कि बचा कुछ नहीं है, वो ना आ जाएगी, तुम परेशान मत हो। बस यही बोल पाती है आयशा। प्रीत जिस तरह से उसको गले लगाई थी ना, वो बस ये बोलती है कि वो चली गई है क्या सच सच में। बस प्रीत वहीं पे बेहोश हो जाती है। आयशा उसको संभाल नहीं पा रही थी कि युवराज भी आयशा के पीछे पीछे आ रहा था, और वो एकदम से संभालता है कि क्या हो गया है इसको। आयशा बोलती है कि प्लीज़ इसको इसको बेड पे लेने पे मेरी मेरी मदद करना यार प्लीज़। युवराज एकदम से प्रीत को गोद में उठा लेता है और वो बेड पे आराम से लेटा देता है, और इधर आयशा जो है वो कॉल करती है किसी को, जो डॉक्टर ही थे, और वो बोलती है कि प्लीज़ ये एड्रेस पे आ जाओ प्लीज़ जल्दी से। बोलती कि हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, और वो डिस्कनेक्ट करता है। युवराज बहुत कंफ्यूज था कि चल क्या रहा है ये सब। और एकदम से युवराज जो है वो साइड पे आता है, और जिन चिट्ठियों को पकड़ के प्रीत बैठी हुई थी उनमें से केवल एक चिट्ठी वो अपने हाथ में लेता, और जैसे वो पढ़ता है उसके होश ही उड़ जाता है। युवराज को सांझ और प्रीत के बारे में कुछ नहीं पता था, पर उस चिट्ठी में कुछ ऐसे चीज़ें लिखे हुए थे। युवराज पढ़ के शौक हो जाता है, और वो एक टक आयशा की ओर देखने लगता है और बोलती कि ये सब क्या है। हाँ आयशा। आयशा वहाँ पे बेड पे एकदम से कोने के साइड पे बैठ जाती है कि क्या बताऊँ मैं, मेरे पास अल्फाज ही नहीं बचा यार, मैं क्या बताऊँ। वो सब कुछ ऐसे छोड़ के चली गई पूरी तरह से। उसको नहीं पता कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है, जिसको ज़िंदगी संवरने के लिए वो इस
इस तरह से छोड़ के गई है, उसको नहीं पता कि उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बिखर के गई है वो। मैं नहीं समेट पाऊँगी इसको। तू देख इसकी क्या कंडीशन है। युवराज को पहले झटका ये लगता है कि सांझ लंदन जा चुकी है। दूसरा झटका उसे ये लगता है कि सांझ और प्रीत एक दूसरे से प्यार करते हैं। और इस कंडीशन को देखते हुए युवराज खुद शॉक पे था कि क्या चल रहा है, क्या हो क्या रहा है। कुछ ही क्षण बाद वहाँ पे डॉक्टर पहुँचते हैं और वॉचमैन जो है वो डॉक्टर को लेके आते हैं। वो डॉक्टर आते हैं, प्रीत की चेकअप वगैरह कराते, तो वो बोलते हैं कि सदमा लगी है, ठीक हो जाएंगी। तो वो उसको ट्रीप वगैरह चढ़े जाते हैं। यहाँ पे आयशा को समझ ही नहीं आ रही थी। प्रीत के फ़ोन में रिंदा की कॉल आ रही थी। वो एकदम से फ़ोन उठाती है तो बिंदा बोलती कि कब से तुझे कॉल करी जा रही हूँ, फ़ोन ना उठा पा रही है तू, कर क्या रही है, कहाँ बिजी है तू। तभी आयशा बोलती कि वो मैं आयशा बोल रही हूँ। बोलती कि वो प्रीत कहाँ है। बोलती कि एक्चुअली वो उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो वो रेस्ट पे है, जैसी वो ठीक होती है ना मैं आपको कॉल करने के लिए बोल दूँगी। वो ट्रिप ख़त्म होती है, उसके बाद जो है लगभग आधे घंटे बाद प्रीत को होश आती है। और जैसे ही वो होश आती है वो एकदम से उठ के बैठ जाती है। और बैठने के बाद वो जो सिसक सिसक के रोने लगती है ना, कि उसका रोना देख के आयशा खुद को संभाल नहीं पाती है। वो आती है, प्रीत को गले लगाती है और वो भी रोने लगती है। ये दोनों एक दूसरे को हक करके बस रो ही रही थी। प्रीत पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो बस आयशा के शोल्डर पे अपनी सर टिका देती है और बस बोल रही थी कि वो मुझे ऐसे कैसे छोड़ छोड़ के चले जा सकते हैं। वो मुझसे बिना पूछे कैसे जा सकते हैं। ऐसे कैसे मुझे छोड़ के चली गई वो। आपने क्यों नहीं रोकी दी। आपने उनको क्यों नहीं रोकी। वो कैसे जा सकते हैं हम मुझे छोड़ के। तभी जो आयशा है वो देखी, बच्चा बच्चा शांत हो जाओ, वो आ जाएगी ना। कि नहीं नहीं आएगी, वो बोल के गई है, वो चिट्ठी पे लिख के गई है कि वो कभी वापस नहीं आएगी। पर वो कैसे ऐसे कर सकते। मैं कैसे क्या करूँगी उनके बिना। मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है उनके अलावा। क्या है उनको पता नहीं है। वो ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ। जो आशा है वो समझ रही थी प्रीत की हालत ठीक नहीं है और ऐसे में वो इसको ऐसे रोते तो नहीं देख सकती थी। पर उसके हाथ में भी कुछ नहीं थी। वो बस प्रीत को कस के गले लगाती थी, बच्चा शांत हो जाओ। और मन ही मन बोलती है कि क्या कर दिया तूने, कैसे संभालूं मैं इसको, जिसकी ज़िंदगी तेरे इर्द गिर्द घूमती रहती है। सांझ, इसको कैसे संभालूं, इसकी ज़िंदगी संवारने चली थी तू, क्या करती। वो रात रात ही पता नहीं क्या ही थी। युवराज वो खुद परेशान था, वो जा चुका था। आयशा को बोल के आयशा थोड़ी देर के लिए भी प्रीत की बगल से हटती नहीं, कि एक सेकंड के लिए भी वो हटती नहीं। प्रीत पूरी रात आयशा के शोल्डर पे सर रख के बस रो ही रही थी। उसकी गला पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी रोने के कारण। शायद एक सेकंड भी नहीं होगी कि प्रीत की आंखों से आंसू बहे नहीं होंगे। सुबह के 4 बजे तक बस वो रोती रही और आयशा उसको संभालती हुई थोड़ी देर के लिए भी नहीं हिलती है। 4 बजे के बाद प्रीत की हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तब जाकर आयशा बोलती कि बस भी करो, अगर तुम उससे थोड़ी सी भी प्यार करती हो ना तो उसकी डिसीजन की रिस्पेक्ट करो। तभी प्रीत बोलती कि कैसी डिसीजन, प्यार का रिश्ता तो दोनों का थी ना, तो वो अकेले कैसे डिसीजन ले सकती है और मुझ पे थोप के मुझे छोड़ के चली जा सकती है। और मैं इस चीज़ को कैसे मानूं दी, कैसे मानूं। आयशा उसे हक करती होती कि बच्चा है, ऐसे खुद की तबीयत ख़राब करने से क्या वो वापस आएगी। क्या उसको नहीं पता थी कि उसके जाने के बाद तुम्हारी क्या कंडीशन होगी।
जब उसे ये सारी चीज़ पहले से पता होगी, हो पहले से पता थी, फिर भी वो गई, तो क्यों तुम खुद को तकलीफ पहुंचा रही हो? क्यों? जो प्रीत है वो कुछ नहीं बोलती, वो शांत हो जाती है बिल्कुल। 4 से लेकर 6 तक 2 घंटे वो बैठी रहती है, कुछ नहीं बोलती, और अब वो रोती भी नहीं है। अब आयशा बोलती है, अब ये क्या चीज़ है, प्रीत कुछ बोलो तो सही। लेकिन प्रीत कुछ नहीं बोलती है। प्रीत बोलती है कि दी, वो मैं आपकी गोद में सर रखूं तो थोड़ी देर के लिए। आयशा बेबस थी। इन सारी चीज़ों को, आयशा की हिम्मत को और ज़्यादा तोड़ रही थी। वो खुद को जितनी स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रही थी, प्रीत की हालत ने उसे उतनी ही मजबूर कर रही थी। संभालने से भी नहीं संभाल रही थी। खुद को स्ट्रांग करने की कोशिश में वो नाकाम हो जाती है। आंखों से उसके आंसू आ जाते हैं। प्रीत उसकी गोद में अपनी सर रख देती है, बस लेटी रहती है, आंखें बंद नहीं करती है। आयशा के पास उसे हौसला देने के लिए कुछ थी ही नहीं। आज हम कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड नाइट गाइस, टेक केयर ऑल, सी यू सून।